जेम्स अक्का बक्का था, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि अचानक क्या हो गया है। हम लोग तेजी से जीप में सवार हुए। जेम्स को अकबी सीट पर बिठा दिया था। न सिर्फ बिठा दिया बल्कि उसे फौरन ही क्लोरोफार्म सुंघाकर बेहोश भी कर दिया गया था। हमारे जीप में बैठते ही तहरीर ने जीप स्टार्ट करके तूफानी रफ्तार से दौड़ा दी थी। हमारी मंजिल एक गैराज था जो बैकन स्ट्रीट से ज्यादा फासले पर नहीं था और जिस इलाके में था वहां कती सन्नाटा था। उस गैराज में वुड हमारा मुंतजिर था। गैराज में पहुंचकर हम सब ने वर्दियों से छुटकारा हासिल किया और मैंने उस हल्के फुल्के मेकअप से भी निजात हासिल कर ली जो मैंने खास तौर पर इस मुहिम के लिए किया था। बुड ने हमारे साथ जेम्स को देखकर समझ लिया था कि हम कामयाब हो गए हैं, इसलिए उसने कोई सवाल नहीं किया। कपड़े बदलने के बाद मैंने बुड को इशारा किया। इसी दौरान में बेहोश जेम्स को गैराज से बाहर खड़ी टैक्सी में मुंतकिल किया जा चुका था। मेरे इशारे पर बुड बाहर आया और टैक्सी की ड्राइविंग सीट संभाल ली। मैं उसके बराबर ही अगली नशिस्त पर बैठ गया था। बेहोश जेम्स पिछली सीट पर था। 11:15 बजे रात के लगभग टैक्सी क्राउन क्लब के कंपाउंड में दाखिल हुई। टैक्सी रुकने के बाद मैंने बुड को किराया अदा किया और इशारे से क्लब के एक मुलाजिम को अपने करीब बुला लिया। साहब को पिछली सीट से बाहर निकालने में मेरी मदद करो, मैंने मुलाजिम से कहा। वो मुझे पहचान चुका था, लिहाजा कोई चूंचना किए बगैर उसने मेरा हाथ बढ़ाया और हमने जेम्स को खींच कर टैक्सी से बाहर निकाल लिया। बुड टैक्सी लेकर चला गया था। इसका क्या करना है साहब, क्लब के मुलाजिम ने मुझसे पूछा और मैंने उसे एक तरफ हटने का इशारा करते हुए जेम्स को कंधे पर ला दिया। फॉक्स स्ट्रीट के कमरे तक मैं इसी तरह पहुंचा था। उस तक गालिबन ये इतला पहुंच चुकी थी कि बार पर फौज ने छापा मारा है, लिहाजा वो भी परेशान था। अंदरूनी तौर पर तो वो सब एक ही थे। ये लो संभालो इसको, मैंने जेम्स को कारीन पर पटक कर हाथ झाड़ते हुए कहा। ये तुमने क्या किया? फॉक्स स्ट्रीट उछल कर खड़ा हो गया। एडोना भी हैरान रह गई थी। तुम विस्टल जेम्स को ही उठा लाए? एडोना ने हैरिस से कहा। बास ने तुमसे ये तो नहीं कहा था। मैंने सोचा है कि किसी बरले पर तुम्हें इसकी जरूरत पेश आ जाए, मैंने कहा और फॉक्स स्ट्रीट ने अपना सर पीट लिया। तो ये तुम्हारी हरकत थी? उसके बार पर जो छापा पड़ा है उसकी पुष्ट पर तुम थे? हाँ, मैंने बेपरवाही से कहा। अगर मैं ना होता तो ये इस वक्त यहाँ क्यों होता? उसी वक्त जेम्स को होश आना शुरू हो गया। तुम ऐसे उल्टे उल्टे काम करते हो, अब इसे होश आ गया तो क्या करेंगे? अगर कहो तो इसे कत्ल कर दो, मैंने अमकाना अंदाज में कहा। फिर ये कभी होश में नहीं आ सकेगा। जेम्स की आंखें पूरी तरह खुल गई थी और वो उछल कर पैरे बैठा और फिर खड़ा हो गया। खुद को फॉक्स स्ट्रीट के ऑफिस में देखकर उसकी हैरत की इंतहा नहीं रही थी। तुम हार चुके हो मिस्टर जेम्स, अब तुम्हें बात से सौदा मंजूर करना ही पड़ेगा। मैंने कब कहा था कि तुम इसे उठा लाओ? फॉक्स स्ट्रीट ने झुंझला कर कहा। शर्त तो इसी सूरत में पूरी होती जब तुम रकम उस तक पहुंचा देते। रकम अब पहुंचा देते हैं, मैंने कहा। मिस्टर जेम्स तो यहाँ मौजूद हैं ही। इस तरह शर्त पूरी नहीं होगी, जेम्स ने कहा। बात पूरी तरह उसकी समझ में आ गई थी। तुम हार चुके हो फॉक्स स्ट्रीट, अब आइंदा कोई कोशिश भी मत करना। देखा तुमने? फॉक्स स्ट्रीट ने मुझ पर आंखें निकाली। महज तुम्हारी हमाकत की वजह से मुझे ये नुकसान उठाना पड़ा। काश उसे उठा लाने की बजाय तुमने उसे रकम अदा की होती। ओह, बस इतनी सी बात है, तब तो ये सौदा पक्का समझो। रकम ने सर जेम्स की मेज की दराल में मौजूद है और दराल की चाबी ये रही। मैंने जेम्स से चाबी निकाल कर दिखाई। मेरी बात पर यकीन ना हो तो खुद चेक कर लेना। रकम तुमने कब दराल में डाली थी? जेम्स ने चौंक कर कहा। मैं तो तुम्हें ये हरकत करते नहीं देख सका था। एडम डीवलो का हर काम निराला होता है, मैंने फकरिया अंदाज ने कहा। बल्कि मेरा अंदाज तो ये है कि तुम दोनों का आपस में कोई ताल्लुक जरूर है। फॉक्स स्ट्रीट ने तुम्हें बता दिया था कि एक आदमी तुम तक पहुंचने की कोशिश करेगा और तुमने इस बात का बंदोबस्त कर लिया था कि चोंटी भी तुम तक ना पहुंच सके। लेकिन देख लो, मैंने क्या लगाया। ना सिर्फ रकम दराज में पहुंचाई बल्कि तुम्हें भी उठा लाया। तुम नहायत खतरनाक आदमी हो, फॉक्स स्ट्रीट ने संजीदगी से कहा। फौज जैसे इदारे की आड़ लेते हुए तुम्हें खौफ महसूस नहीं हुआ? और मुझे हैरत है, जेम्स बोला, तुम्हारे साथ थाने का इंचार्ज भी था, तुमने उसे भी धोखा दे दिया। ऐसा ही होता है, तुमने जाली पुलिस के जरिए एडम डीवलो को धोखा दिया था, ये उसका जवाब है। एडम डीवलो किसी से कमतर नहीं है। वो बेचारा तो सिर्फ एक खाने का इंचार्ज था। अगर वक्त पड़े तो मैं जनरल को भी ला सकता था। फॉक्स स्ट्रीट मुझे घूरने लगा। तुम्हारे साथ जो लोग थे वो कौन थे? वो जीप तुमने कहां से हासिल की थी? उसने मुझसे पूछा। तुम्हें चाहिए? मैंने आंख दबाकर शरारत अमेज लहजे में कहा। जितनी ज्यादा तादाद में जो चीज दरकार हो ऑर्डर दे दिया करो। ज्यादा बड़े ऑर्डर की तामील में वक्त सर्फ होगा। तो वो वही किराए के आदमी थे, फॉक्स स्ट्रीट ने अंदाजा करते हुए कहा। लेकिन अगर उन्होंने मुखबरी कर दी तो? तुम मैडम डी फ्लू को इतना बेवकूफ क्यों समझते हो? उन्हें कभी मालूम ही नहीं हो सकेगा कि उन्होंने किसके लिए काम किया था। मुखबरी करते हैं तो करते रहें। फॉक्स स्ट्रीट ने मुतफिकराना अंदाज में सारी लाया। हमारी तवक्कुआत से बढ़कर साबित हुए तुम। वो अभी और भी कुछ किया था, बगल टेलीफोन की घंटी ने उसे बात पूरी करने से रोक दिया।
उसने रिसीवर उठाकर कान से लगाया और दूसरी तरफ से आने वाली आवाज सुनकर कुछ मुअद्दम सा नजर आने लगा। मैं आपको फोन करने ही वाला था मादाम, तशवीश की कोई बात नहीं, इसका सुराग मिल गया है। वो हमारे एडम दी फरूक का कारनामा था। फिर वो सारे वाक़े की तफसील बताने लगा। उसके बाद दूसरी तरफ से कही जाने वाली बात सुनकर उसने बहुत बेहतर कहा और फोन बंद कर दिया। मादाम क्लारा ने तुम्हारी कारकर्दगी को तसल्ली बख्श करार देते हुए तुम्हारा इंतखाब कर लिया है, फॉक्स जीर ने कहा। कौन मादाम क्लारा? मैंने हैरिस से कहा, हालांकि मैं हर बात से पहले ही वाकिफ था। वो मादाम क्लारा जिनका मैं अदना सा कारिंदा हूँ, फॉक्स जीर ने कहा। उन्हीं की हिदायत पर तुम्हारा इम्तिहान लिया गया और तुम्हें कामयाब करार दे दिया गया है। थोड़ी देर बाद उनकी वैन आकर तुम्हें ले जाएगी। बेतफहीमी अंदाज में सारी लाकर रह गया। बादाम क्लारा से सामना होने का वक्त करीब आ गया था। मुझे खुशी थी कि मैंने जो मेहनत की थी वो रायगा नहीं गई थी, मगर अब मुझे खुद को उससे मुलाकात करने के लिए तैयार करना था। मुझे मालूम नहीं था कि मादाम क्लारा किस अंदाज में मेरी पजीराई करेगी, लेकिन ये बात तो तय थी कि उससे मुलाकात का मरहला मेरे लिए आसान साबित हो गया होगा। 15 मिनट बाद इतला मिली कि वैन आ गई है। मैं फॉक्स स्ट्रीट से रुखसत होकर उस बड़ी वैन के पिछले हिस्से में जाकर बैठा जो खास तौर पर मुझे ही लेने के लिए वहां आई थी। यह बहुत खास किस्म की वैन थी जिसका दरवाजा बंद होने के बाद बाहर देखना मुमकिन नहीं था। पिछला हिस्सा हर तरह से बंद था। ये वैन शायद खास तौर पर इसलिए भेजी गई होगी कि मैं अपनी मंजिल के बारे में कुछ अंदाजा भी न कर सकूं। वैन का सफर 10 मिनट से ज्यादा तवील नहीं था। 10 मिनट बाद वैन रुक गई और पिछला दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। वैन से उतर जाइए मिस्टर डी फलूक। आगे हिस्से में नस्ब स्पीकर से आवाज सुनाई दी और मैं वैन से उतर आया। वैन के पिछले हिस्से में जलते हुए बल्ब की मदम रोशनी में सामने मुख्तसर सी रोशनी थी, इसलिए मैं अंदाजा ना कर सका कि मैं किस जगह पर हूँ। फिर वैन का दरवाजा बंद हुआ और वैन आगे रवाना हो गई। मुझे उसकी दूर होती हुई अकबी सुर्ख रोशनियों की सिवा कुछ नजर नहीं आया था। फिर अचानक ही वो सुर्ख रोशनियां भी नगरों से ओझल हो गई। मेरे चारों तरफ गुप्त अंधेरा था। मैंने 2-4 बार पलकें झिपकाई। आंखें फाड़ फाड़ कर देखने के बावजूद मुझे कुछ नजर नहीं आया था। अंधेरा इतना गहरा था कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। यूं महसूस होता था कि जैसे मेरी बिनाई जायल हो गई हो। मेरे पैरों के नीचे चिकना फर्श था जिससे ये अंदाजा होता था कि मैं जहां भी हूँ वो जगह इंसानी हाथों की तामीर करदा है और खुले आसमान के नीचे नहीं हूँ, वरना कम कम आसमान तो दिखाई ही देता। लेकिन सवाल ये पैदा होता था कि ये वैन कहाँ से आई थी और कहाँ चली गई थी। अचानक रोशनी की एक मुहीन लकीर ने तारीकी का सीना शक कर दिया। रोशनी की वो लकीर आसमान से नाजिल होती हुई महसूस हो रही थी। मैंने उस रोशनी का मखलाई तलाश करने की कोशिश की, मगर कुछ अंदाजा नहीं हो सका कि वो रोशनी कहाँ से आ रही है। रोशनी की वो किरण किसी चमकदार चीज पर पड़ी थी जिससे रोशनी मुनकस हुई थी और मुझे अपनी आंखें खैरा होती हुई महसूस हुई। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये किस किस्म का पुरस्रार मामला है। फिर रफ्ता रफ्ता रोशनी की किरण का हुजम बढ़ने लगा और मुझे अंदाजा हो गया कि जिस चीज से रोशनी मुनकस हो रही थी वो कोई चमकदार कपड़ा था। सफेद चमकदार कपड़ा जो रोशनी को मुनकस कर रहा था। रोशनी का हुजम बतदरीज बढ़ रहा था। कपड़े के अलावा कुछ होल भी था जो वादे तौर पर नजर नहीं आ रहा था। बिल्कुल ऐसा मालूम हो रहा था कि जैसे स्क्रीन पर कोई ऐसा मंदिर दिखाया जा रहा हो जो आउट ऑफ फोकस हो, लेकिन रोशनी का हुजम बढ़ने के साथ साथ मंदिर वादे होता जा रहा था। अब मेरी समझ में आने लगा था कि रोशनी किसी ऐसे शख्स पर पड़ रही है जिसने सफेद रंग का लिबादा पहन रखा है। मेरी तरफ उसकी पीठ थी, इसलिए मैं उसका चेहरा नहीं देख रहा था। उसने अपने दोनों हाथ फिजा में यूं बुलंद कर रखे थे जैसे परवाज कर जाना चाहता हो। फिर अचानक वो शख्स मेरी तरफ पलटा। अब उसका रुख मेरी तरफ था। मैं उसे पहचान कर बुकलाहट में एक कदम पीछे हट गया। वो ली क्वान था, वही ली क्वान जिसने जजीरा बर्ग पर मुझे तरबियत दी थी। मेरी आंखें हैरत से फैल गई। ली क्वान की आंखें बंद थी, यूं जैसे वो किसी किस्म की इबादत में मसरूफ हो। उसके गिर्द दूधिया रंग की रोशनी उस दायरे का नतीजा थी जो ली क्वान पर पड़ रहा था। रोशनी को उस इनकाज का ही नतीजा ये भी था कि मेरी आंखें चुंदियाने सी लगी थी और मैं अभी तक अंधेरे में देखने के काबिल नहीं हो सका था। ली क्वान को देखने के बाद मेरे दिन से ये हैरत भी निकल गई कि मुझे यहाँ लाने वाली वैन कहाँ गायब हो गई थी। वो एक बड़ी वैन थी, कोई छोटी मोटी गाड़ी नहीं थी, और उसके सीधा जाकर नजरों से ओझल हो जाने का मतलब ये था कि सामने कोई रास्ता जरूर है। सवाल ये था कि जब रास्ता है तो इस कदर अंधेरा क्यों? मगर मैं ये सब कुछ सोचने की काबिल ही कहाँ रहा था। मैंने संभल कर अपनी आवाज यकजा करने की कोशिश की। मैं अपने घर में नहीं, दुश्मन के दरगे में था और मुझे हर कदम पर मोहतात रहना था। अगर जब वो लोग मेरी हकीकत से लाइन थे, मगर मैं भी तो इस बात से नावाकिफ था कि मादाम क्लारा ने मुझे यहाँ किस मकसद के तहत बुलाया है। इस इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता था कि उसे मुझ पर किसी किस्म का शुबा हो और वो मुझे कोई काम सौंपने से कबल हर तरह से अपना इत्मीनान करना चाह रही हो।
वरना लीकवान को मेरे सामने लाने की क्या जरूरत थी। अभी मैं पूरी तरह समझने भी ना पाया था कि अचानक मेरे सामने बाईं जानिब वैसे ही रोशनी की किरण नमूदार हुई जैसे इससे कबल दाईं जानिब नमूदार हुई थी, और जिसके नतीजे में लीकवान मेरे सामने था। मैं कभी लीकवान की तरफ देखता और कभी उस नई नमूदार होने वाली रोशनी की किरण को, जो यूं महसूस होता था जैसे बददरी जमीन की तरफ उतर रही हो। पहले नमूदार होने वाली किरण की तरह रोशनी की इस किरण का उजम भी बददरी बढ़ रहा था, और आखिरकार वो एक इंसानी हेवले पर रुक गई। हेवले थे खदोखाल धुंधलाए हुए से लग रहे थे, मगर रफ्ता रफ्ता सब कुछ साफ नजर आने लगा था। वो एक जवान शख्स था, कद 6 फीट से ज्यादा, और जिस्म गोया किसी सांचे में डला हुआ था। उसके जिस्म पर एक अंडरवेयर के सिवा कुछ नहीं था। मैं तो उसका जिस्म देखकर ही दंग रह गया था। किसी बॉडी बिल्डर का जिस्म भी इतना खूबसूरत नहीं हो सकता था। सबसे बड़ी बात यह थी कि उसके बाजू की उभरी हुई मछलियों में बिजली सी तलपती हुई महसूस हो रही थी। लीकवान और उस चीज के दरमियान 30 फीट का फासला तो जरूर था, और मैं भी उनसे इतने ही फासले पर था। चांद में बड़ी खामोशी से गुजर गए, फिर हाल में क्लारा की मुतरन्नम आवाज गूंजी, खुशामदीद मिस्टर एडम डी फलूक। ये सब कुछ क्या है? मैंने बुलंद आवाज से कहा। मैं किसी भूत घर में आ फंसा हूँ? क्लारा की खनकदार हंसी सुनाई दी, और इसके साथ ही हाल रोशनियों से जगमगा उठा। मैं ये देखकर हैरान रह गया कि मेरे चारों तरफ दीवारें थी। सामने के रुख जहां वो वैन गायब हुई थी, एक स्टेज बना हुआ था जिसके अतम में एक बड़ा सा सफेद पर्दा था, बिल्कुल किसी सिनेमा के मानिंद। और स्टेज के दाएं किनारे पर लीकवान था, बाएं किनारे पर वो शख्स था जिससे मैं नावाकिफ था। दोनों पर पड़ने वाली रोशनियां गायब हो चुकी थी। ये भूत घर नहीं है मिस्टर एडम, क्लारा की आवाज सुनाई दी। तुम मादाम क्लारा के मेहमान हो और इस वक्त मेरे महल में मौजूद हो। मुझे जो ये कोई बड़ा ताबूत मालूम हो रहा है। क्या तुम्हारे महल में दरवाजे का राज नहीं है? क्यों नहीं मिस्टर एडम, लेकिन यहाँ के दरवाजे मादाम क्लारा की मर्जी के ताबे हैं। तुम खुशकिस्मत हो कि इतनी जल्दी यहाँ तक पहुँच गए। ये एजाज आसानी से नहीं मिलता। मुझे ऐसे एजाज से क्या दिलचस्पी हो सकती है जिससे मैं पागल होते होते बचाऊं? फॉक्स स्ट्रीट के जरिए तुम्हारे बारे में तमाम मालूमात मेरे इल्म में आ चुकी हैं। तुम्हारे आसाब इतने कमजोर नहीं हो सकते। ना तो मैं खुद कमजोर हूँ और ना ही मेरे आसाब, मगर मैं भूतों से नहीं लड़ सकता। तुम देख रहे हो मिस्टर एडम कि ये दोनों तुम्हारी तरह जीते जागते इंसान हैं। ये तो अब मैं देख रहा हूँ ना, लेकिन कुछ देर पहले मालूम नहीं कि बैग किस तरह इससे गुजर गया। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। शीख उड़ाए में मेरा बहुत बड़ा गिरोह है। अगर मैं इतनी तेजी से बेवकूफ बन सकती तो आज इतने बड़े गिरोह की मालिक ना होती। मैं ना तो तुमसे वाकिफ हूँ और ना तुम्हारे गिरोह से। मैं तो फॉक्स स्ट्रीट को जानता हूँ, जो आज खुद मेरे पीछे पड़ गया था। मुझे क्या मालूम था तू इसके पीछे कौन है। इससे क्या फर्क पड़ता है मिस्टर एडम? फॉक्स स्ट्रीट तो एक अदना सा कारकुन है। उसने जो कुछ किया मेरे कहने पर किया होगा। मैंने बेजारी से कहा, मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो। तुम्हारी शख्सियत में ऐसी कशिश है कि जिससे हम पीछा नहीं छुड़ा सकते। लेकिन तुम्हारे सुपुर्द कोई जिम्मेदारी करने से कबल तुम्हारी सलाहियतों का इम्तिहान भी जरूरी था। अगर मुझे मालूम होता कि मेरे साथ इस किस्म का सलूक होने वाला है तो मैं कहीं भाग गया होता। मैंने मादाम क्लारा की बात काटते हुए कहा। उस पर अपनी अदम दिलचस्पी का शिद्दत से इजहार करना नागजीर था। चाहे उसे मुझ पर कोई मुमकिन शुबा हो भी तो उसे उसके ज़हन से जायल किया जा सके। वैसे भी मैंने फॉक्स स्ट्रीट को बता दिया था कि मैं आज़ाद रहना ज्यादा पसंद करता हूँ। मुझे हर बात का इल्म है मिस्टर एडम, क्लारा बोली। लेकिन किसी भी बात लाया ये आदमी को नजरअंदाज करना हमारी रिवायत के खिलाफ है। तुम्हारे आदमियों की सलाहियतों का इम्तिहान हो चुका, मैंने तंदिया राजे में कहा, या तुम्हारे ख्याल में इम्तिहान लेने का हक सिर्फ तुमको ही हासिल है? बेशक तुम्हें भी यह हक हासिल है कि कोई फैसला करने से कबल पूरी तरह अपना इत्मीनान कर लो। लेकिन मेरा नजरिया यह है कि दूसरे शख्स को धोखे से मार देना उसकी सलाहियतों का इम्तिहान नहीं, बल्कि उसे मौका मिलना चाहिए। जिन लोगों के चुंगल से तुम निकल गए थे उन्हें ये हिदायत कर दी गई थी कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अगर वो दर हकीकत तुम्हारे दुश्मन होते तो तुम्हें इतनी भीड़ हरगिज़ ना देते। जिस गिरोह के 7 अफराद मिलकर मुझ पर काबू ना पा सके, मैं उसमें शमूलियत किस तरह इख्तियार कर सकता हूँ? मैंने सवाल किया और लीकवान पर नजर डाली जिसकी आंखें बदजूर बंद थी। उसने अब तक एक बार भी आंखें नहीं खोली थी। यही यार उस दूसरे शख्स का भी था जिसने अब तक एक बार भी पलकें नहीं झपकाई थी। वो पत्थर का कोई मुजस्मा मालूम हो रहा था। हमें कैसे इल्म हो सकता था कि तुम कितने बासलाहियत हो, बादाम क्लारा ने कहा, वरना ये भी मुमकिन था कि तुम्हारे मुकाबले पर सिर्फ एक ही आदमी आता और तुम उसके हाथों शिकस्त खा जाते। तुम एडम डी फलूक को ललकार रही हो। मैंने उसके नाम में से बादाम का लफ्ज दानिस्ता उड़ाते हुए कहा। एडम डी फलूक ने शिकस्त खाना नहीं सीखा। जेम्स चार्ली की मिसाल तुम्हारे सामने है। इस मामले में तो तुम्हारे पास कोई बहाना भी नहीं है।
तुम लोगों ने हर तरह के इत्मीनान करने के बाद ही मुझे ललकारा होगा, लेकिन उसके बावजूद मैं कितनी आसानी से जेम्स को ले उड़ा। मुझे इतराफ है कि तुमने हमारी तवक्को से बढ़कर मुजाहरा किया। अगर हमें ये इतराफ ना होता तो तुम इस वक्त यहाँ मौजूद ना होते, लेकिन साथ ही तुम्हारी इस गलतफहमी का अदाला करना भी जरूरी है कि तुम नाकाबिले शिकस्त हो। बादाम कलारा की बात सुनकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं समझ गया था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। मुझे उन दोनों में से किसी से भी मुकाबले की दावत दी जा सकती थी, और कम अज कम लीग वन के बारे में तो मैं यकीन से कह सकता था कि मैं उसे किसी तरह भी शिकस्त नहीं दे सकता। मैंने उससे बहुत कुछ सीखा था और जजीरा बर्ग पर तरबियत के दौरान मैंने उसके जोहर भी देखे थे। दूसरे शख्स के बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं था, मगर उसके बारे में भी मैं अंदाजा तो लगा ही सकता था कि वो भी आसानी से शिकस्त खाने वाला नहीं है। मैं समझा नहीं कलारा, मैंने बड़े मोहतात अंदाज ने कहा। तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हारे अंदाज से दायर होता है कैसे हमारे गिरोह का हर फर्द तुमसे कम तर है। तुम्हारी इस गलतफहमी का अजाला करने के लिए इस वक्त तुम्हारे सामने दो अपराध मौजूद हैं, जिससे चाहो मुकाबला कर लो। ये मैंने मजे का अंदाज में कहा। ये तो पत्थरों के मुजस्समे लग रहे हैं, उसे मुकाबला क्या खाक करेंगे? मास्टर मिस्टर एडम के नजदीक जाओ ताकि इनकी गलतफहमी का अदाला हो सके। कलारा की आवाज आई और उसके साथ ही लीग वन के जिस्म को जुम्बश हुई। ऐसा मालूम हुआ था जैसे कोई बड़ा सा परिंदा फड़फड़ाता हुआ जमीन पर उतर आया हो। पर फड़फड़ाने का असर उसके ढीले ढाले लिबास की वजह से पैदा हुआ था। लीग वन फिजा में तैरता हुआ स्टेज से हाल के फर्श पर पहुंचा था और फिर बड़े बावकार अंदाज में चलता हुआ मेरे नजदीक पहुंचा और मुझसे चंद कदम के फासले पर रुककर उसने सर को खफीफ सा खम दिया, फिर हाथ बांध कर खड़ा हो गया। मुझे यकीन था कि उसने मुझे बहुत पहले ही पहचान लिया होगा, मगर उसने अपने किसी अंदाज से जाहिर नहीं होने दिया कि वो मुझे पहचान चुका है। मेरा मेकअप हर एतबार से मुकम्मल था। मेरी चाल डाल वदले कते और लब्बू लहजे से मुझे शिनाख्त करना मुमकिन नहीं था, लेकिन वो लीग वन था। शिनाख्त करने के लिए उसे आंखों से काम लेने की जरूरत ही नहीं थी। पुरीजा और लीग वन बूढ़ और तहदीब के साथ हेलीकॉप्टर में आया था और फिर कोटेल के साहिल पर उतर जाता। उसके बाद शीगुराई किस तरह पहुंचा इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता था। मैंने फॉक्स स्ट्रीट को बताया था कि मैं हर तरह का जुर्म बिला झिझक कर सकता हूँ। मैंने बुरी एतमाद लहजे में कहा, लेकिन मैं इंसानी जान से खेलते हुए झिझकता हूँ। क्या कहना चाहते हो? मादाम कलारा की मुतैनाना आवाज सुनाई दी। तुमने एक टिड्डे को मेरे मुकाबले पर लाकर मेरी ऐसी तौहीन की है जिसके जवाब में मैं कुछ कर भी नहीं सकता। ये तो मेरा एक हाथ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे तबसरे पर लीग वन के ऊँटों पर खफीफ सी मुस्कुराहट उभरी, मगर वो कुछ नहीं बोला। ये तुम्हारी भूल है एडम। मास्टर लीग वन के जुस्से पर मत जाओ। तुम मेरे हाथों से कत्ल कराना चाहती हो कलारा? मैं तुम्हारे जान से में नहीं आऊंगा। मैं इस बूटे से मुकाबला करने के लिए हारगिज तैयार नहीं। टाइगर, तुम मैदान में आ जाओ। बादाम कलारा ने कहा और दूसरे शख्स ने वाकई ही कीते की तरह जगन बड़ी खूबसूरत छलांग थी जो स्टेज से हाल में लगाई गई थी। तुम मुझसे मुकाबला करोगे? उसने मेरे मुकाबले पहुंचकर यूं कहा जैसे मेरी खैरियत दरियाफ्त कर रहा हो। लीग वन के अंदाज से लगता था जैसे उसे किसी चील से कोई गरज भी ना हो। अगर तुम्हें इन दोनों पर नाज है क्लारा, तो फिर तुम्हें मेरी क्या जरूरत है? मैंने टाइगर को जवाब देने की बजाय क्लारा को मुखातिब किया। फील्ड में काम करने के लिए ये दोनों नामौजूद हैं और फिर हमें तो ज्यादा से ज्यादा लोगों की जरूरत है। ठीक है क्लारा, मैंने तवील सांस लेकर कहा, मैं तुम्हारे लिए काम करने पर रजामंद हूँ। क्यों डर गए? क्लारा ने हंस कर कहा, भूत प्रेत के अलावा एडम डी फ्लू किसी चीज से नहीं डरता और इन दोनों में से भूत प्रेत कोई भी नहीं है। डर तो तुम रही हो क्लारा, जो कहीं छुप कर बैठी हुई हो। मुझसे तुम्हें क्या खौफ है? ये मेरा तरीका कार है, इसमें डर और खौफ की कोई बात नहीं। बादाम कलारा की आवाज आई। डर और खौफ के तहत ही तो तुमने खुद को छुपा रखा है, वरना मैंने बड़े और ताकतवर गिरोह के किसी सरबराह को इस तरह छुपते नहीं देखा। मैं नहीं चाहती कि तुम किसी गलतफहमी में मुबतला रहो। जरा इंतजार करो, मैं आ रही हूँ, क्लारा ने कहा और उसके इन अल्फाज के साथ ही हाल की तमाम रोशनियां बैत वक्त गुल हो गई। एक बार फिर पहले की तरह गुप्त अंधेरा छा गया था। हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। यह अंधेरा चंद मिनट बरकरार रहा, फिर उसके बाद हाल दोबारा रोशन हो गया। लीग वन और टाइगर दोनों अपनी अपनी जगह मौजूद थे, लेकिन उनके हकम में अस्टेल का मंजर तब्दील हो चुका था। अस्टेल के वस में एक शाना जरनिगार कुर्सी पर सुर्ख लिबादे में मलबूस एक हुसीनो जमील औरत बैठी थी। कुर्सी के दाएं बाएं दो हुसीन खादमाए मुअद्दब खड़ी थी। जरनिगार कुर्सी पर बैठी औरत मादाम कलारा के सिवा और कोई नहीं हो सकती थी। उसके हुस्न जमाल में कोई कलाम नहीं था। सुर्ख रंग के लिबादे ने किसी खिले हुए गुलाब की मानद शगुफ्ता और तरोताजा दिखाई दे रही थी। मैं उसे खुद फरामोशी के आलम में देखे जा रहा था। हार में भीनी भीनी सी खुशबू फैलने लगी थी।